हेलो बच्चों। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और मैं आपको मैथ्स और साइंस की क्लास 10th के लिए पढ़ाता हूँ, जिसमें हम लोग आज से अपनी फिज़िक्स की क्लास चालू करते हैं। ठीक है बेटा? फिज़िक्स की क्लास में हम लोग आज से चालू करने वाले हैं कौन-सा चैप्टर बेटा? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे फिज़िक्स में टोटल कितने चैप्टर हैं और हमें कौन-कौन से कवर करने हैं। तो सबसे पहले फिज़िक्स में आपका चैप्टर है लाइट। कौन-सा चैप्टर है बेटा? लाइट। लाइट में बेटा 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक आता है आपका रिफ्लेक्शन और दूसरा चैप्टर आता है बेटा आपका रिफ्रैक्शन। इन 2 चैप्टर्स को हमें कवर करना है। फिर हम लोग इन दोनों को कवर करने के बाद सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कवर करेंगे बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और देन लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वर्ड। ठीक है बेटा? हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें इन्हीं चैप्टर्स को डिटेल से पढ़ना है। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है, इन्हीं चैप्टर्स को डिटेल से पढ़ना है। कौन कौन से? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लाइट। लाइट में हमारा कौन कौन से? रिफ्लेक्शन और दूसरा चैप्टर है बेटा रिफ्रैक्शन। एक्चुअली में ये एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है क्योंकि इसमें 2 पार्ट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ा करते हैं, रिफ्लेक्शन में जैसे आपके मिरर हो गए हैं ना, मिरर के थ्रू आपका रिफ्लेक्शन आ जाएगा और रिफ्रैक्शन में स्पेशली आपके लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन आता है ना? ये दोनों चैप्टर हम लोग को डिटेल से कवर करना है। फिर आपका एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे जिसे कुछ जगह पर चैप्टर्स में जिसे कुछ जगह पर इसे इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिक करंट ऐसा वर्ड करके भी हमें मिलेगा, तो हम इसको भी कवर करेंगे। फिर तीसरा है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स देखेंगे तो अभी जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिक करंट को, तो वहाँ हम ये चीज़ समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के कई सारे इफेक्ट हैं। जनरली वैसे इसके 3 इफेक्ट होते हैं। कितने बेटा? 3 इफेक्ट। कौन-कौन से? एक इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट, एक होता है आपका केमिकल इफेक्ट और एक होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो हम लोग इसी चैप्टर में कवर कर लेते हैं, मतलब फिजिक्स क्लास 10th में। लेकिन जो आपका केमिकल इफेक्ट होता है वो 12th में पढ़ने को मिलता है हमें। और साथ में हमें हीटिंग इफेक्ट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ही तुम्हें पढ़ने को मिलता है। वेरी गुड। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले नए चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आज से हमारा लाइट। ठीक है ना बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए तो पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइट क्या चीज़ होती है, और मैं बेसिक अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ तो हम लोग लाइट में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना? चलो, जैसे अब हम लोग चालू कर रहे हैं अपना कौन सा चैप्टर? लाइट। बहुत बढ़िया। सो लाइट में हम लोगों को क्या-क्या कवर करना है, लाइट क्या होती है? लाइट क्या होता है बेटा? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसे, क्लास 7th में भी पढ़ा होगा और 8th में भी पढ़ा होगा। सो लाइट क्या होता है बेटा? हमें पता है लाइट क्या होता है। लाइट जो होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ये कैसा होता है बेटा? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्या काम करता है लाइट? इस एनर्जी से हमें क्या होता है? ये एक तरह का एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें बताता है, जो हमें सेंस कराता है, जिससे चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच व्हिच प्रोवाइड अस सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं? चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? सो दैट इज अबाउट लाइट, दैट इज कॉल्ड लाइट। है ना बेटा? चलो अब हमें पढ़ना है लाइट के बारे में कि लाइट क्या क्या करता है, लाइट्स के बारे में क्या क्या होते हैं, तो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड। तो आप इसे कह सकते हैं, ये एक तरीका क्या है आपका जो लाइट है आपका, आप इसे कह सकते हैं कि ये हो गई हमारी डेफिनेशन। क्या हो गई है बेटा हमारा ये डेफिनेशन? एक सेकेंड बेटा, हम लोग कलर इसका थोड़ा चेंज करते हैं और इसे बनाते हैं ऐसे। ये क्या हो गया हमारा बेटा? डिफाइन हो गया। हमने क्या कर दिया? लाइट को डिफाइन कर दिया। बहुत बढ़िया, है ना? क्योंकि हमसे पूछ देता है व्हाट इज लाइट एंड डिफाइन इट्स नेचर। समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। चलो मूव कर रहे हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड जिसका नाम क्या है हमारा? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
लाइट पढ़ते हैं, यानी नेचर पढ़ेंगे और साथ में इसकी कैरेक्टरिस्टिक कि हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। एक चीज़ समझिएगा बेटा, मैं आपको क्लास 10 का बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कोई भी चीज़ ना स्किप मत करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? आप ये उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का क्या होता है, बेसिक हमें पहले बिल्ड करना पड़ता है एक अच्छे लेवल पर पहुंचने के लिए, ठीक? तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट में। सबसे पहला कि व्हाट इज, सो नेचर के बेटा पढ़े गए तो आपको ही पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि जो सबसे पहला नेचर है हमारा, जो लाइट होता है ना, लाइट एक क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम लोग लाइट ट्रेवल्स, या फिर इसी की जगह पे एक वर्ड लिखा होगा बेटा प्रोपेगेट्स। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। प्रोपेगेट्स का मतलब भी क्या होता है, ट्रेवल ही होता है। लाइट ट्रेवल्स और प्रोपेगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। इज दैट बेटा क्लियर? इस पर तो आपने एक्सपेरिमेंट भी अटेम्प्ट किए हैं, कहाँ, क्लास 8th में। क्लास 8th में आपने इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, जिसमें आपको क्या बताया जाता था, जिसमें हमें ये बताया जाता था, जिसमें हमें ये बताया जाता था कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर रख लीजिए, एग्जांपल समझते हैं कैसे, तो यहाँ पर समझ लीजिए हमारे पास क्या है, एक कैंडल है, और ये कैंडल क्या हो रही है बेटा, बर्न हो रही है। कैंडल क्या हो रही है, बर्न हो रही है, ऐसे करके, ठीक। और आपको क्या करना होता था, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं अपनी आई बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, आई बनाते हैं। इज दैट क्लियर? एक सेकंड बेटा, हाँ, आई बनाना है हमको, सही है। ये बनेगा हमारा आई ऐसे करके, सॉरी 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 उल्टा बन गया है ना, वेरी गुड, कोई ना। तो ऐसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे करके। हमें बनाना है लाइट ऐसे करके, ठीक। अब यहाँ पर क्या रखा है, एक स्ट्रेट ट्यूब रखा है, एक स्ट्रेट क्या रखा है बेटा, ट्यूब रखा है हमारे पास, समझ में आ रहा है बेटा। यहाँ पर हमारे पास एक पाइप रखा है, हॉलो पाइप रखा है। कैसा पाइप रखा है बेटा आपने, हॉलो पाइप रखा हुआ है, समझ में आ रहा है बेटा, वेरी गुड। अब आप क्या कर रहे हैं, इस हॉलो पाइप से जब आप इसको देख रहे हैं, तो जो इससे लाइट रे होती है वो कैसे आ रही होती है, हमारे आंखों तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है, एक स्ट्रेट लाइन से होकर के पहुंच रही होती है, सही बात है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर इसी चीज को क्या कर दिया जाए बेटा, इसी चीज को अगर हम लोग क्या करें, इस पाइप को थोड़ा सा ना इस तरीके से कर दे बेटा, देखिएगा, फील करिएगा बेटा, थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे। इस तरीके से अगर हम लोगों ने पाइप को कर दिया है, और फिर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर कैंडल रखा है, और फिर यहाँ पर कैंडल रखा है, और फिर इसे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर बर्न हो रही है। और फिर यदि हम लोग इसे देख रहे होते हैं यहाँ से, फिर देख रहे होते हैं, तो हमें बिल्कुल भी ये दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि इसमें जो लाइट रे आती है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं होता है। सो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। यही बताता है इसमें हमें, जो लाइट होती है बेटा वो हमें से कैसे करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है बेटा, स्ट्रेट लाइन में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बहुत बढ़िया। सो दैट इज फर्स्ट नेचर आ जाता है। मूव कर बेटा, वेरी गुड। सेकंड नेचर क्या होता है, सेकंड नेचर ये होता है बेटा कि जो लाइट होती है, जो लाइट होती है, लाइट ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ, लाइट ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ, कितने की स्पीड से चलता है बेटा जो लाइट ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कहाँ होती है इसकी स्पीड बेटा, इन वैक्यूम में, और आप ये कह सकते हैं, या फिर एयर में। इन दोनों ही जगह पर लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा, इन दोनों ही जगह पर लाइट की स्पीड होती है, स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वेरी गुड, इज दैट क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। आप एक काम करिएगा, जैसे अगर मैं स्लाइड आगे कर लेता हूँ ना, तो आप एक काम करिएगा, इसे पॉज कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद सही तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, फिर आप इसके आगे मूव करिएगा, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या बेटा, थर्ड नंबर हम लोग कवर करते हैं। कौन सा नेचर है थर्ड नंबर में, जो लाइट होता है इसके पास डुअल नेचर होते हैं। लाइट हैज डुअल नेचर। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया डुअल नेचर का मतलब कैसे है, लाइट के पास डुअल नेचर का क्या मतलब होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए बेटा, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक मोबाइल फोन होता है ना, आज के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं, जो उसके पास डुअल सिम होती है ना, उसमें क्या होते हैं, दो सिम होती हैं, एक सिम का भी काम वही होता है, दूसरे का भी वही काम होता है ना। सो डुअल नेचर का मतलब होता है बेटा कि इसके पास एक तो रहता है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और दूसरा रहता है इसके पास बेटा वेव नेचर। कौन सा नेचर रहता है बेटा, वेव नेचर रहता है। अब एक एक करके हम दोनों को अच्छे तरीके से फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर लिख लीजिएगा बेटा, यहाँ बी नंबर लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर नंबरिंग में हमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब समझते हैं एक एक करके कि पार्टिकल नेचर क्या होता है। तो ए नंबर पे लिखेंगे हम लोग पार्टिकल नेचर, ए नंबर को समझते हैं
पार्टिकल नेचर समझते हैं। क्या मतलब होता है पार्टिकल नेचर का भैया? तो पार्टिकल नेचर का सीधा सा मतलब ये होता है बेटा कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी हुई है। इसे बताया किसने था? इसे न्यूटन सर ने एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने क्या बताया था? न्यूटन कौन है बेटा? न्यूटन हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें ये चीज एक्सप्लेन की थी कि जो लाइट होती है, लाइट लाइट इज मेड अप ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ is made up of very small particles, very small particles, very small particles known as, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम लोग बोला करते हैं फोटॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा? फोटॉन्स। फोटॉन्स। इज दैट क्लियर? ओके। फोटॉन्स जो क्या करते हैं? विच that is made up of very small particle known as photons, which are traveling in a straight line, which are travel, एक second, which are travels in a straight line। उन्होंने ये चीज बताई हुई थी हमें। अब बोला उन्होंने क्योंकि न्यूटन सर के टाइम पे और भी साइंटिस्ट है, उन्होंने पूछा कि आपने बताया तो कि ठीक है पार्टिकल नेचर ऐसा होता है, तो फिर पूछा साइंटिस्टों ने कि अच्छा आपको कैसे पता चल रहा है कि लाइट का जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है? आप किस बिहाफ पर कह रहे हैं कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ इससे रिलेटेड फिनोमिना बताया। इससे रिलेटेड क्या बताया बेटा? उन्होंने कुछ फिनोमिना बताए हुए हैं। बोले कौन कौन से फिनोमिना है? तो आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम लोगों ने समझा क्या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। हम लोगों ने समझा क्या होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का मतलब होता है जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। सीधे से लिखा इसमें मीनिंग क्या? लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स व्हिच आर ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। इट मींस अगर आप एज्यूम करें थोड़ा सा कि ये मान के चलें कि ये छोटे छोटे पार्टिकल है, अगर आप फील कर पाए बेटा तो चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझ लीजिएगा ऐसे कि हमारे पास ये एक छोटे से पार्टिकल है, ये एक छोटा पार्टिकल है, ये एक छोटा पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के क्या बनी हुई है? आपकी लाइट बनती है। और अगर मैं इन्हें कंबाइन करा दूं कुछ इस तरीके से तो ये बन जाएगी मेरी एक लाइट, जिसे बोलेंगे हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो रिप्रेजेंट करता है आपको डायरेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ये क्या है हमारा? ये बताता है हमें पार्टिकल पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है ना बेटा? वेरी गुड। सो दैट इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आता है। इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या होता है बेटा? हमारा जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा वेव नेचर ऑफ लाइट। बी नंबर पे क्या होता है बेटा हमारा? बी नंबर पे हम लोग लिखते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। किस नेचर के बारे में पढ़ेंगे बेटा? वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। क्या मतलब होता है भैया इसका? तो सिंपल सा मतलब होता है बेटा इसका कि जो वेव होती है, जो लाइट होती है ना, वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। सबसे पहले क्वेश्चन आता होगा कि ये वेव का मतलब क्या है भैया, ये समझाइए। वेव का मतलब बेटा एक तरीके से आप डिस्टर्बेंस से समझ सकते हैं। वेव क्या होती है बेटा? ये वेव आपकी एक डिस्टर्बेंस होती है। इसको फील करते हैं डिस्टर्बेंस का मतलब कैसे? लेट सपोज करो कि आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर एक वॉल हो गई आपके पास, ठीक है। इस वॉल पे आपने क्या किया, एक आपने रोप ले ली है, रस्सी, रोप। उसको इस तरीके से आपने क्या कर दिया है? इस तरीके से उस रस्सी को यहाँ पर टाइटली बाउंड कर दिया है। और एक तरफ पे आपने क्या कर लिया है? अपने हाथ से उसे पकड़ लिया है। अब आपने क्या किया है? जैसे ही आप इस रस्सी में जर्क प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा? जर्क मतलब कैसे? इसे हल्का सा इस पॉइंट को लेकर के ऊपर कर देते हैं, तो ऐसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या बनने लगेगी? ऐसे तरीके से ये जो रोप है आपकी कुछ इस तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती हुई आएगी। सुन पा रहे हैं मेरी बात बेटा? इस तरीके से कुछ बन रहा होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोला करते हैं वेव। इसे क्या कंसिडर करते हैं बेटा? इसे हम लोग कहते हैं वेव। इज दैट क्लियर बेटा? जैसे मतलब एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जैसे अप डाउन, वेरी गुड। तो वैसे ही हमारी लाइट भी कैसे होती है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। जैसे और एक एग्जांपल हम लोग समझे थोड़ा सा, और एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं बेटा थोड़ा सा। लेट सपोज करिए कि ये क्या हुआ, आपका एक वाटर का पॉन्ड हो गया है। लेट सपोज करिए कि ये क्या हो गया, हमारे पास वाटर पॉन्ड हो गया है। अब इस वाटर पॉन्ड पे आपने क्या कर लिया है? यहाँ पर आपने, सॉरी 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 बेटा, ये क्या हो गया? कंटिन्यू करते हैं, बैक करें इसे थोड़ा सा। ये रहा हमारा, आ गया। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या बताया? ये हमारा एक वाटर पॉन्ड है, ये वाटर पॉन्ड है। आपने क्या किया? एक स्टोन लिया है और उस स्टोन को यहाँ पर फेंक दिया है, ठीक है ना, डिप करा दिया है। ये कौन है बेटा? ये हमारा स्टोन है।
ये क्या है हमारा स्टोन है, जिसे आपने क्या किया, वाटर पे फेंका। इसकी वजह से आपने देखा होगा बेटा कि यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से जो पानी का होगा ना उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा, पानी कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा बेटा, ऐसे तरीके से बन रहा होगा उसके चारों तरफ पे। इज दैट क्लियर बेटा? ऐसे करके बन रहा होगा, अगर आपने कभी इमेजिन किया है तो, अगर आपने कभी देखा हो तो। ये जो मैं बना रहा हूँ इन्हें क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग? इन्हें हम लोग बोलते हैं वेव। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वेव कहते हैं, वेव। सो वेव का मतलब क्या होता है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। सो लाइट क्या होता है बेटा? वेव नेचर ऑफ लाइट भी शो करती है, मतलब जो लाइट होती है वो कैसे होती है? वेव नेचर को शो करती है। आइए अब इसके बारे में समझते हैं कि मतलब क्या होता है लाइट। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM wave. Light is a EM wave which do not require any medium, which do not require any medium, which do not, which do not required any medium for its propagation, for its propagation। उसको प्रोपेगेशन के लिए किसी भी तरीके का कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे अगर हम थोड़ा फील करें, थोड़ा हमें फील करें कि मतलब जो लाइट होती है हमारी, अगर वो हमारी ट्रैवल करके आ रही है कहाँ से? लाइट जो है हमारी वो ट्रैवल करके आ रही है स्पेस से। आइए समझते हैं इसको, जैसे आइए इसको समझते हैं कि ये हो गया हमारे पास स्पेस, ये क्या हो गया हमारे पास? स्पेस। और ये हो गई हमारे पास अर्थ, ये क्या हो गई हमारे पास? अर्थ हो गई है। अब अर्थ पे क्या है? अर्थ के चारों तरफ पे तो हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, यस और नो? अर्थ के बाहर हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है बेटा? एटमॉस्फेयर का मतलब है जहां पर आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वह हो गया। और यहाँ क्या है? स्पेस है। और यहाँ है हमारे पास सन। यहाँ कौन है हमारे पास? सन है, जो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? जो कंटिन्यूअसली लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो लाइट होती है वो अर्थ के पास पता है कैसे फॉर्म में पहुंचती है बेटा? क्योंकि स्पेस है, स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता है, नो मीडियम इन स्पेस, नो मीडियम इन स्पेस। स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता है, तो लाइट यहाँ कैसे ट्रेवल करेगी? सूरज से अर्थ तक लाइट कैसे आती होगी? किस तरह का नेचर शो करती होगी? तो यहाँ बेटा जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। कैसा नेचर? पार्टिकल नेचर, सॉरी सॉरी, यहाँ पर वेव नेचर शो करती है। ऐसे आ रही होगी, ऐसे करके ट्रेवल करके आ रही है, समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे करके आ रही है यहाँ पे, इस तरीके से लाइट रे हमारे पास आ रही है। इसको कौन सा नेचर बोलते हैं बेटा? ये वाला जो नेचर हो जाता है, ये वाला जो नेचर होता है इसको हम लोग बोला करते हैं बेटा वेव नेचर। तो इसका मतलब क्या है? आप थोड़ा सा फील करिएगा बेटा कि जो अर्थ के बाहर यदि होता है, जहां स्पेस नहीं है, वहां पर आपका जो लाइट है वो वेव नेचर के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और जहां पर आपको मीडियम मिल रहा है वहां पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो मीडियम हो गया, तो यहाँ लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही होगी? यहाँ पर लाइट रे, यहाँ पर लाइट रे जो ट्रेवल कर रही होगी बेटा, वो कर रही होगी पार्टिकल नेचर के फॉर्म में। कैसे नेचर में? पार्टिकल नेचर के। सो ये रहा पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर ऐसे ट्रेवल करता है, ऐसे ट्रेवल करता है, ऐसे ट्रेवल करता है। देखो वेव के फॉर्म में थोड़ा वेव बने रहा, अप डाउन बन रहा है ना, इसको है कहते हैं वेव। और पार्टिकल नेचर में स्ट्रेट रहा करता है। समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। सो इसे हम लोग बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड वेव नेचर ऑफ लाइट। तो यानी लाइट के कितने नेचर होते हैं बेटा? लाइट हैज अ डुअल नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है हमारे पास वेव नेचर। पार्टिकल नेचर वो होता है जो कि किस साइंटिस्ट ने दिया था? साइंटिस्ट देने वाले थे हमारे न्यूटन सर थे। और जबकि आप इसमें चाहो तो पूछ सकते हो कि भैया बताइए इसमें से वेव नेचर किसने दिया था? सो वेव नेचर देने वाले साइंटिस्ट थे हमारे पास हाइगन सर। कौन से? हाइगन, HYGUNES, हाइगन सर। कौन से? हाइगन सर थे। वैसे कभी ऐसा पूछेगा नहीं साइंटिस्ट के बारे में, बट केवल आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट के पास ना डुअल नेचर होता है, ठीक है ना? सो दीज आर द सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट। पहला आपने पढ़ा कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट करके भी समझाया आपको कि कैसे पता चलता है कि लाइट ट्रैवल करती है। दूसरा बेटा ये एक फैक्ट है, याद रखेंगे हम लोग कि जो लाइट का ट्रैवल होती है वो कितनी की स्पीड से चलती है? जो लाइट ट्रैवल होती है वो हमेशा जो लाइट ट्रैवल होती है वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है ना? इसमें चाहो तो एक चीज आप और ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें एक चाहो तो एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं कि इसी को ना, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से। तो सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग यूज करेंगे आगे स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन ये कहाँ होती है? ये होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। समझ ध्यान देना बेटा। और एक चीज और बेटा इसमें से कि जो हमारी ये कहाँ होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड? वैक्यूम में, या फिर आप कह सकते हैं एयर में, क्योंकि हमें इसकी बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पे मैंने क्या बताया? तीसरा, लाइट के पास डुअल नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है आपके पास वेव नेचर, जिसे हम लोगों ने दोनों को अच्छी तरीके से समझा। वेरी गुड। क्या होता है पार्टिकल नेचर? अब पढ़ते हैं वेव नेचर। वेव नेचर को भी समझ में आया होगा, आई थिंक एग्जांपल कुछ समझ में आए ही होंगे।
समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। चलिए ये भी समझ में आया कि जो सन होता है, सन से अर्थ तक पहुंचती है तो वहां पर किसी भी तरह का कोई मीडियम तो होता नहीं है। अगर वहां कोई मीडियम नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वहां पर लाइट कैसे ट्रेवल कर रही होगी? इन द फॉर्म ऑफ वेव। और जैसे ही वो हमारी अर्थ की सरफेस पर आती है तो फिर ट्रेवल कर रही होगी पार्टिकल नेचर के फॉर्म में। इज दैट क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया। सो देयर आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइट। चलिए बेटा अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजीज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखिएगा बेटा कि जो हम लोग टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसमें सबसे पहले हमारे टर्मिनोलॉजीज है सोर्स ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है आप इस तरीके से फील कर लीजिए बेटा कि लेट सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो लाइट को एमिट कर रहा है। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? जो लाइट को एमिट करता है उसे भी सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। जो लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, मैंने साफ साफ बोला है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना? जैसे सोर्स ऑफ लाइट पे हम लिखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट विच विच एमिट और रिफ्लेक्ट, जो लाइट को एमिट भी करता हो या फिर रिफ्लेक्ट भी करता हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट विच एमिट और रिफ्लेक्ट द लाइट, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सोर्स ऑफ लाइट। इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट, इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए फील करते हैं इसको फटाक से, इसको फील करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग। जैसे आपने समझा बेटा, जो सन होता है ना, सन कैसा है? सन इज एन सोर्स ऑफ लाइट, जो लाइट को क्या करता है? खुद एमिट करता है। एमिट्स इट ओन लाइट, वो अपनी लाइट को क्या करता है? एमिट करता है। वहीं पर आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए डोर, दरवाजा, आप एग्जांपल ले लीजिए क्लॉथ्स, आप एग्जांपल ले लीजिए मून। वो सब कैसे करते हैं? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो लाइट को क्या करते हैं बेटा? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो लाइट को रिफ्लेक्ट किया करते हैं। तो समझ में आ रहा है? सन, डोर, क्लॉथ्स, मून, ये सभी कैसे एग्जांपल हैं? सोर्स ऑफ लाइट में हम लोग इन्हें काउंट करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा थोड़ा सा? वेरी गुड। चलिए अब हम समझते हैं हम लोग थोड़ा सा सोर्स ऑफ लाइट के बारे में, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछता है लुमिनस, नॉन लुमिनस, है ना? ये क्या चीजें होती हैं, तो ये इसको समझते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट का क्या होता है बेटा? क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग सोर्स ऑफ लाइट का। तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं। इसके दो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। किस बेस पर होता है आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट। ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट। एमिशन ऑफ लाइट मतलब जो लाइट को एमिट करेंगे उस बिहाफ पर। और दूसरा होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल। ऑन द बेसिस ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल मतलब भैया एक बार फिर समझाइए, मैन मेड एंड नेचुरल। मैन मेड एंड नेचुरल, इसका क्या मतलब होता है? आओ इसको समझते हैं थोड़ा सा। सो ए नंबर पर है बेटा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट। एमिशन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट। ओके भैया, ये कितने तरह के होते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट? ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके होते हैं बेटा? ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं? चलिए लिखते हैं इसमें। एक होता है बेटा आपके पास, एक होता है आपके पास लूमिनस, एक होता है लूमिनस ऑब्जेक्ट, लूमिनस होता है लूमिनस, और एक होता है आपके पास नॉन लूमिनस। एक सेकंड बेटा इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं लूमिनस, लूमिनस, और इधर लिख लेते हैं नॉन लूमिनस। ये होते हैं हमारे पास। क्या होता है लूमिनस का मतलब? लूमिनस का मतलब होता है ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जो लाइट को खुद एमिट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट विच एमिट विच एमिट दियर ओन लाइट, विच एमिट दियर ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं उन्हें कहते हैं बेटा लूमिनस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे एग्जांपल कौन कौन करते हैं अपनी खुद की एमिट करते हैं लाइट? सन, एग्जांपल में कौन आ गया? सन। और 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 हमारे पास हो गया बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो भी अपनी खुद की लाइट एमिट करती है। और कैंडल, कैंडल वो भी अपनी खुद की लाइट एमिट करती है कि नहीं है बेटा? तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? लूमिनस के हैं। लूमिनस का मतलब होता है जो खुद की लाइट एमिट करते हैं। नॉन लूमिनस क्या होते हैं? नॉन लूमिनस वो होते हैं जो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते, बल्कि वो जो लाइट उन पर पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट एक सेकंड बच्चा,
इधर यहाँ पर हमारे पास an object which reflect the light, which reflect the light, reflect the light falling on it, falling on it, उन्हें कहते हैं हम लोग नॉन लुमिनस। एग्जाम्पल इसके समझाते हैं बेटा। जैसे मून, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो मून होता है वो एक लुमिनस है। बिल्कुल गलत बेटा। मून जो होता है वो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करता है। मून अपनी खुद की लाइट नहीं एमिट करता है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट है करता है। खुद की लाइट नहीं होती मून के पास, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मून, ध्यान दीजिएगा बेटा, कंफ्यूजन न रखिएगा। हाँ, और अभी एग्जाम्पल ले लो क्लॉथ्स, ये मैंने आपको भी बताया। आपके आसपास जो भी चीजें आपको देखने को लग रही हैं, जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, वो सब के सब नॉन इल्यूमिनस में आ रहे हैं, एक्सेप्ट जो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं, है कि नहीं बेटा। डोर हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गई, क्लॉथ्स हो गए, इवन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं फोन, दैट इज आल्सो अ रिफ्लेक्टेड लाइट। वो खुद की लाइट नहीं एमिट कर रहा है, उस पर लाइट पड़ रही है, वो उसको एमिट कर रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? बेटा, सो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट आता है आपका ये चीज। ठीक, फिर हम दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आइए समझते हैं। बी नंबर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड, नेचुरल एंड मैन मेड। इस बिहाफ पर अगर हम लोग करें तो, इस बिहाफ पर अगर हम लोग करें तो ये भी हमारे कितने होते हैं बेटा? दो तरीके, सीधे सीधे लिखा हुआ है। एक तरफ आ जाएगा आपके पास नेचुरल, एक तरफ आपके पास आ जाएगा मैन मेड। यहाँ आ जाएगा नेचुरल, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और एक तरफ आ जाएगा मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, मैन मेड, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। अगर आप चाहो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्या होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट में? सिंपल मीनिंग है बेटा, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट वो होते हैं जो लाइट को, जो लाइट को, जो नेचर में पहले से पाए जाते हैं। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं बेटा? इसको लिखेंगे अ सोर्स ऑफ लाइट, ये लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विच इज, विच इज, विच इज नेचुरली, नेचुरली फाउंड, जिसे नेचर में पाया जाता है, उसे बोलते हैं नेचुरली फाउंड। जैसे एग्जांपल में कौन कौन हो सकते हैं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल में सन, मून, सॉरी बेटा, थोड़ा सा छींक हो गई। हाँ, सन हो गया, मून हो गया, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा। ये सभी कैसे होते हैं बेटा? ये ऐसे हैं जो कि नेचर में पहले से पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। मैन मेड, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विच इज क्रिएटेड बाई, विच इज क्रिएटेड बाई मैन मेड, क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स भी लिख सकते हैं, मैन मेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं बेटा? इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे आपका बल्ब। इसके एग्जाम्पल में और क्या लिख सकते हैं? कैंडल, और क्लॉथ्स एटसेट्रा। सो पर बेटा, सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड। इज दैट क्लियर बेटा? मैन मेड एंड नेचुरल पे भी यहाँ पर अभी हम लोगों ने किसके क्लासिफिकेशन की बेटा? अभी हम लोगों ने किए हुए हैं केवल और केवल सोर्स ऑफ लाइट के। सो दैट इज अवर फर्स्ट हेडिंग। आइए फिर से रिपीट करता हूं मैं एक बार दोबारा से। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है बेटा? सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो या तो खुद की लाइट को एमिट करता हो, या फिर उसमें जो लाइट पड़ रही है उसको वो रिफ्लेक्ट करता हो, उसे हम सोर्स ऑफ लाइट में काउंट करते हैं। ठीक है, द लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। वेरी गुड। जैसे एग्जांपल है, सन खुद की एमिट करता है लाइट, तो एमिट लाइट। डोर, क्लॉथ, मून, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं, ये लाइट को एमिट नहीं करते, बल्कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन सोर्स ऑफ लाइट का। फिर क्लासिफिकेशन आ जाता है किस पर? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल। ध्यान दीजिएगा ये चीज जरूर, क्योंकि लुमिनस पूछता है, नॉन लुमिनस पूछता है, तो लुमिनस नॉन लुमिनस की क्लासिफिकेशन है एमिशन ऑफ लाइट। लुमिनस जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं, नॉन लुमिनस जो अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं करते हैं, बल्कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। ये चीज ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्ट लिखा हुआ है बेटा। एग्जाम्पल सन, बल्ब, कैंडल इधर हो गए हैं, मून, क्रॉस एटसेट्रा इधर आ गए हैं। और लास्ट में क्या आ जाता है बेटा हमारे पास? लास्ट में आ जाता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड। इस बिहाफ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा? नेचुरल क्या होते हैं? जो अपने जो नेचुरली फाउंड होते हैं। मैन मेड जो ह्यूमन बींग्स उन्हें बनाते हैं, जैसे सन मून प्लैनेट्स, ये सभी के सभी कैसे हैं बेटा हमारे? ये सारे के सारे नेचुरल है। जबकि इन्हें काउंट करें हम लोग, जबकि इसे काउंट करें तो ये सभी कैसे हैं? मैन मेड। सो दैट इज अबाउट सोर्स ऑफ लाइट। क्योंकि हम बार बार अभी ये टर्म्स यूज कर रहे होंगे, सोर्स ऑफ लाइट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए सेकंड टर्म पढ़ते हैं। क्या है हमारा सेकंड टर्म? सेकंड टर्म है हमारे पास मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है? अभी मैं बोल रहा था ना कि लाइट का स्पेस से आ रहा है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है। तो मीडियम को कैसे डिफाइन करेंगे भैया? है कि नहीं है? तो मीडियम को कैसे डिफाइन करेंगे? तो चलिए बेटा, अब हम लोग मीडियम के बारे में समझते हैं कि मीडियम का मतलब क्या होता है। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें लाइट प्रोपेगेट करती है या तो प्रोपेगेट करने की कोशिश करती है, मतलब सब्सटेंस भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अ सब्सटेंस थ्रू विच अ सब्सटेंस इन विच इन विच इन विच लाइट लाइट propagates 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 और try to propagates और try to propagates। इसका मतलब क्या है? लाइट या तो ट्रेवल ही कर जाएगी या तो ट्रेवल करने की कोशिश कर रही होगी, उसे ही तो कहते हैं प्रोपेगेट्स और ट्राई टू प्रोपेगेट्स। सुन में आ रहा है बेटा? एक ऐसा सब्सटेंस जहां पर लाइट प्रोपेगेट करती है या प्रोपेगेट करने की कोशिश करती है। एक ऐसा सब्सटेंस जहां पर लाइट प्रोपेगेट करती है या प्रोपेगेट करने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं चली ही जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। चलिए अब हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। है मीडियम का क्लासिफिकेशन होता है? हाँ बेटा, मीडियम का भी होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन करेंगे अब इसके हम। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। इसमें भी भैया पिछले जैसा आएगा, जिस तरीके से उसमें भी रहते थे हमारे, किस बिहाफ पर करते थे, किस बिहाफ पर करते थे, है ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। तो उसी तरीके से इसमें भी आएगा बेटा आपका। तो सबसे पहले इसमें ए नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। क्या मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन का? समझते हैं बेटा। फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ऑफ लाइट। और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ particles, on the basis of arrangement of particles, on the basis of arrangement of particles। इस चीज को हम लोगों को एक एक करके समझना है। ये तो बहुत सारे हो गए टाइप्स, परेशान मत हो बेटा, एक एक करके सारी चीजों को क्लियर करते हैं। पहले जो भी चीज समझेंगे ना, पहले उसका टर्म समझेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले समझते हैं ए नंबर पे। ए नंबर पे कौन था? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन था ना बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। अब सबसे पहले बताओ कि कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब क्या है? क्या समझते हैं कंपोजिशन का मतलब? बता पाओगे? ट्राई करो खुद से पहले थोड़ा सा। ठीक है, आप सोचिए, मैं लिख रहा हूँ इसमें से। कंपोजिशन का मतलब होता है बेटा कि जो भी मीडियम होगा, जिस पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उन पार्टिकल्स को, मिक्सचर को कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? एक तरीके से ये मिक्सअप होता है। इट इज अ इट इज अ मिक्सअप ऑफ मिक्सअप मिक्स मिक्सचर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कंपोजिशन का मतलब होता है कंस्टिट्यूएंट, ये भी ठीक है। इट इज अ कंस्टिट्यूएंट, ये ज्यादा वर्ड अच्छा लग रहा है बेटा। मिक्स की जगह पे एक वर्ड लिखेंगे बेटा, कंस्टिट्यूएंट। इट इज अ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इट इज अ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का कंस्टिट्यूएशन। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब समझते हैं बेटा? फील करते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है बेटा जिस भी, जैसे मान लेते हैं हमने क्या बनाया है, एग्जाम्पल समझते हैं तो फील हो जाएगा, डोंट वरी बेटा, एग्जाम्पल समझते हैं फील हो जाएगा। जैसे मैंने ले लिया बेटा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ले लिया मैंने लिया वाटर। एक सेकेंड बचा। मैंने यहाँ पर लिया है वाटर कंटेनर लिया, और इस कंटेनर पे मैंने क्या कर दिया है? इस कंटेनर पे मैंने वाटर भर दिया। ठीक है, वेरी गुड। फिर इसके बाद क्या किया मैंने? फिर मैंने इसमें डाला सॉल्ट। फिर मैंने क्या डाल दिया? सॉल्ट।
ये जो छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं ये किसके हैं बेटा? ये सॉल्ट के हैं, ये सॉल्ट के हैं, ये सॉल्ट के हैं, ठीक है। इन्हें हम लोगों ने क्या बोला? सॉल्ट। और इसे हम लोगों ने क्या बोला है? इसे वाटर। तो इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्ट सॉल्यूशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट। एक सेकेंड बेटा, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जो ये सॉल्ट सॉल्यूशन बना है ना बेटा, इसे यही होता है हमारा, ये होता है मीडियम। और सॉल्ट सॉल्यूशन में कौन कौन चीजें प्रेजेंट है बेटा? सॉल्ट सॉल्यूशन में दो चीजें प्रेजेंट है। सॉल्ट सॉल्यूशन में दो चीजें प्रेजेंट है, कौन कौन सी? सॉल्ट के सॉल्यूशन में एक प्रेजेंट है आपका सॉल्ट, और दूसरा प्रेजेंट है बेटा आपका वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर ये होते हैं हमारे कंस्टिट्यूएंट, इन्हें कहते हैं कंस्टिट्यूएंट। अब समझ में आ रहा है? कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें जो मिल करके बना रहा है उन्हें हम लोग कहते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। चलिए, तो अब कंपोजिशन के बिहाफ पे समझ में आ रहा है? कंपोजिशन के बिहाफ पे हमें क्लासिफाई करना है। तो कंपोजिशन के बिहाफ पे दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। एक होता है बेटा आपका होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनस, और एक होता है बेटा आपका हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस। एक होता है आपके पास होमोजीनस, एक होता है आपके पास हेट्रोजीनस। क्या होता है होमोजीनस? समझाइए भैया। तो होमोजीनस वो होता है जिसमें कंपोजिशन सेम रहता है। एक ऐसा मीडियम जिसमें कंपोजिशन कैसा हो? सेम हो। एंड क्या लिखेंगे हम लोग? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मीडियम के बारे में ना। एक मीडियम इन विच, a medium in which composition is same, composition is same throughout the sample, थ्रू आउट द सैंपल। ये एक नया वर्ड क्या कर गया भैया? आपने नया एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। इसका मतलब फील करो बेटा, एक ऐसा मीडियम जिसमें कंपोजिशन सेम होता है पूरे सैंपल में, पूरे सैंपल में। फॉर एग्जांपल आप यही वाला एग्जांपल पकड़ लीजिए जो मैंने बनाया हुआ है इसमें सॉल्ट और वाटर का। आप ये चीज देखिए कि पूरे में क्या हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर पूरा कैसा हो जाएगा जब आपस में मिक्स हो जाएगा। तो आप कहीं से अगर भी उठाइए, अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूं चीजों को, कि लेट सपोज करो कि मैंने यहाँ पर लिया है पॉइंट ए, यहाँ पे लिखा पॉइंट बी, और यहाँ लिया मैंने पॉइंट सी। अब आप ए से सैंपल को उठाते हो, अब आप ए से यदि थोड़ा सा दो चार बूंद लेते हो तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा? इसका टेस्ट एक जैसा रहेगा, इसकी प्रॉपर्टी एक जैसी रहेगी। पॉइंट बी से अगर मैं चीजों को उठाता हूँ और फिर अगर उसका टेस्ट करता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, तो वो भी सेम टू सेम रहेगी। पॉइंट सी पर करूंगा तो वो भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है? मैं सैंपल में कहीं से भी चीजों को उठा लूं, वहां पर आपका कंपोजिशन हर बार कैसे मिलेगा? सेम रहेगा। उसमें आपको प्रॉपर्टी कैसे मिल रही है? सेम मिलेंगे। इसीलिए इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस कहते हैं। बात समझ में आई क्या बेटा? थोड़ा सा सुन पा रहे बेटा होमोजीनियस का मतलब? वेरी गुड। अब हेट्रोजीनियस क्या होता है? जैसे पहले इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। इसके एग्जांपल में हम लोग लिख लेते हैं किसे? इसके एग्जांपल में ऊपर जो लिखा हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। अगला एक मीडियम हो जाएगा आपका शुगर सॉल्यूशन। उसमें आप देखो ना शरबत बनाते हो, तो शरबत भी कैसा रहता है? शरबत में भी आपको हर जगह पर सेम टू सेम, पूरे सैंपल में सेम टू सेम कंपोजिशन मिलता है, सब जगह पे प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए उसे होमोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस क्या होता है? इसका उल्टा कर दो बेटा, एक ऐसा मीडियम जिसमें कंपोजिशन हर जगह पे अलग अलग आता है। मीडियम इन विच, मीडियम इन विच composition is different, composition is different। composition कैसा रहता है बेटा? different रहता है। composition is different throughout the sample, throughout the sample। पूरे सैंपल में कंपोजिशन कैसा रहता है? अलग अलग रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सैंड और वाटर लिया आपने, सैंड और वाटर लिया, इसमें कैसा होता है? इसका कैसा होता है? इसको समझे बेटा, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब जैसे यहाँ पर क्या किया आपने, ये बनाया, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पर पूरा टॉप टू बॉटम क्या रख दिया आपने? वाटर रख दिया। क्या रख दिया आपने? वाटर रख दिया। अब आपने बनाया है सैंड। अब आपने क्या बनाया बेटा? सैंड। और सैंड कहाँ आ जाएगी? बॉटम पे आ जाएगी। सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। सैंड कैसे आ जाएगी? पूरी की पूरी बॉटम पे आ जाएगी। हाँ हल्का फुल्का एक पार्टिकल दो पार्टिकल कहीं बीच में पड़े हों तो बात अलग है। अब मुझे आप बताइए एक चीज, इस चीज में समझाइए बेटा कि अगर मैं पॉइंट ए पे, पॉइंट ए से अगर मैंने सैंपल लिया, पॉइंट ए से अगर मैंने सैंपल लिया है, तो क्या मिलेगा आपको? वाटर बस मिलेगा। क्या वहां आपको सैंड मिलेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां सैंड नहीं प्रेजेंट है। पॉइंट बी से अगर मैंने उठाया तो एक सैंड है एक वाटर है।
और अगर मैं सेक्शन सी यानी पॉइंट सी से अगर मैं उठा रहा हूँ तो फिर आपको सैंड और वाटर दोनों मिल रही है। इसका मतलब क्या है, हर अलग अलग पॉइंट पे, हर अलग अलग जगह पे आपको कंपोजिशन कैसा मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मीडियम। बात समझ आ रही है बेटा? वेरी गुड। चलिए अब आप हम समझते हैं अब हम समझते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा था? क्लासिफिकेशन सेकंड था क्लासिफिकेशन। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ऑन द बेसिस, बस डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लेते ना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ठीक। इसका मतलब क्या होता है, जो लाइट को प्रॉपरली पास करा दे, जो लाइट को प्रॉपरली पास करा दे उस बिहाफ पर हमें करना है। तो ये होते हैं बेटा आपके तीन तरह के। कौन कौन थे? एक होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, एक होता है आपका बेटा ट्रांसलूसेंट, छोटी क्लास में पढ़े भी हैं बेटा, ट्रांसलूसेंट। और एक होता है बेटा ओपेक, है ना, पढ़े हैं ना छोटी क्लास में, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है? ट्रांसमिशन उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट जिसमें लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है ना, कंप्लीटली पास, कंप्लीटली ट्रांसमिट या पास हो जाता है, कंप्लीटली पास, या फिर इसकी जगह पे एक वर्ड और लिख सकते हैं ना, ट्रांसमिट। कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाती है तो कंप्लीटली पास हो जाती है, कंप्लीटली पास और ट्रांसमिट द लाइट, जो लाइट को पूरी तरीके से पास कर दे उसे लोग हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या बोलते हैं उसे? ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, ट्रांसपेरेंट ग्लास। एग्जांपल की बात करें तो क्या है इसका, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास। आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट पॉलीथीन, व्हाइट पॉलीथीन, ये भी किसका एग्जांपल में आ रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंट में आ रहा है। ट्रांसलूसेंट जो क्या करता हो, कुछ पास करता है कुछ को पास नहीं करता है, मींस पार्शियली, पार्शियली, पार्शियली ट्रांसमिट। कैसा होता है बेटा? पार्शियली ट्रांसमिट द लाइट, पार्शियली ट्रांसमिट द लाइट, जो लाइट को पार्शियली ट्रांसमिट करता है। इसका एग्जांपल, ये यार थोड़ा हमको ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मुझे तो याद है, तो मैं लिख रहा हूँ ऑयली पेपर। ऑयली पेपर समझते हैं? एक ऐसा पेपर जिसमें ऑयल लग जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो लाइट होती है वो पार्शियली पास होती है। मतलब ऐसा लगता है अगर ऑयल पेपर के एक साइड से हम दूसरी साइड की चीज को देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कुछ तो चीज है उस साइड, लेकिन हमें एक्चुअली में नहीं पता चलता है कि क्या है, क्योंकि पूरी तरीके से लाइट वहां पे पास होती ही नहीं है, इसीलिए। और लास्ट में आ जाता है ओपेक, जिसका मतलब होता है नो, जो लाइट को बिल्कुल भी पास ना करता हो, मीन्स नो पासिंग ऑफ लाइट, नो पासिंग ऑफ लाइट, एक भी लाइट को पास करता ही नहीं है। इसके एग्जाम्पल मिल सकते हैं, जैसे आपके आ गया ना वॉल, दीवाल। दीवाल से आप करो तो नहीं आता है कि नहीं है? सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे रहेगा हमारा WALL, है ना। और क्या बात कर ले हैं, और हम लोग बात कर लें सॉलिड मेटल ले लो, है ना, सॉलिड मेटल, मेटल ले लो आप, वो भी आपके कैसे होते हैं, मीडियम में काउंट हो जाता है। आप उसका ले लो, क्या कहते हैं, मिल्क वगैरह, मिल्क, उससे भी आपका कैसा हो जाता है, लाइट पास नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा समझ में आपको आया होगा। सो दैट इज अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। चलिए, तो दूसरा हो गया। अब एक हमारे पास और बचा है, एक हमारे पास और बचा। कौन सा वाला एक बचा हमारे पास? एक हमारे पास और बचा है, उसका क्या नाम है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना। चलिए चलिए, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी और क्लास लगाएंगे बस, इसके बाद फिर करते हैं कंप्लीट इसको। सी नंबर है, अभी सी हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, इस भी यहाँ पर। अब ये क्या मतलब होता है भैया, इसको समझाइए थोड़ा सा। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का मतलब होता है बेटा ऑप्टिकली डेंसर है या फिर रेयर है, इसका मतलब ये है। एक तरफ आ जाएगा आपका, एक सेकंड बेटा, एक तरफ हम लोग लिख देंगे इसमें से ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, और एक तरफ आ जाएगा ऑप्टिकली रेयरर। ये वर्ड भी हमें पढ़ने को मिलेगा बेटा, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया इसका मतलब क्या है। इसीलिए है आपसे बता रहा हूँ बेटा, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये समझिएगा कि आपका पेस है, आप कोई भी लेक्चर कोई भी टॉपिक मिस मत में करिएगा। समझ पा रहे हैं? हाँ।
चलिए अब इसको समझते हैं। ऑप्टिकली रेयरर का मतलब क्या, डेंसर का मतलब क्या है? ऑप्टिकली डेंसर का मतलब होता है जिसमें पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड वेरी क्लोजली, बहुत ही पास पास पे रखे होते हैं पार्टिकल, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग डेंसर मीडियम। और जिसमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर रखे होते हैं। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड फार अवे, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड फार अवे, दूर दूर रखे होते हैं। इसमें पार्टिकल्स के बीच की स्पेस कैसी हो जाएगी बेटा? इसमें पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बहुत कम होगी। इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा हो गया? इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा हो गया? इंटरमोलिकुलर स्पेस वेरी वेरी लेस। और इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा हो गया बेटा? इसमें आ गया इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज्यादा है। इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज्यादा है। मोलिकुलर स्पेस इज मोर, स्पेस इज मोर। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं? जैसे आपके हो गया आपका ग्लास, इसमें आपका क्या हो गया? ग्लास हो गया, वाटर हो गया, है ना। साथ में आप ले लीजिए सैंड हो गया, ये सभी आ रहे हैं ऑप्टिकली डेंसर में, एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल में एयर, वैक्यूम, ये सभी कैसे हैं हमारे पास? ये सभी हमारे पास रेयरर होते हैं बेटा। सुन पा रहे हैं मेरी बात बेटा? बहुत बढ़िया। एक पॉइंट और आपको मैं फील कराना चाहूंगा बेटा, एक पॉइंट और फील कराना चाहूंगा। ये चीज की जो ऑप्टिकली रेयरर होते हैं, नोट करके लिख लेते हैं बेटा, ये पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। क्या है नोट में पहला पॉइंट? ये नोट में लिखेंगे कि जो ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ऐसा वर्ड यूज करते हैं वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ऑप्टिकली ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर इज रिलेटिव टर्म्स, इज रिलेटिव टर्म्स। अब इस चीज को थोड़ा फील करिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात बेटा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि वाटर एंड एयर, ये एग्जांपल है मैंने पहला। आप इसमें बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्टिकली, कौन सा इसमें ऑप्टिकली, ऑप्टिकली रेयरर कौन सा है, ऑप्टिकली रेयरर कौन सा है और ऑप्टिकली डेंसर कौन सा है? इन दोनों में ऑप्टिकली डेंसर कौन सा है? तो सिंपल से बता देंगे कि भैया जिसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जैसे एयर में, तो ये कैसा हो जाएगा? जिसमें पार्टिकल आपका दूर दूर होता है तो उसमें ऑप्टिकली रेयरर होता है, तो इसमें कौन आएगा आंसर हमारा? इसमें आंसर आ जाएगा हमारा एयर। और इसमें क्या आ जाएगा ऑप्टिकली डेंसर में? वाटर, है ना, जब मैंने दोनों को कंपेयर कराया। वेरी गुड। अब दूसरा मुझे थोड़ा सा बताइए बेटा, वाटर एंड ग्लास। अब बताओ बेटा इसमें थोड़ा सा, इसमें बताओ ऑप्टिकली रेयरर कौन सा है, ऑप्टिकली रेयरर कौन सा है और ऑप्टिकली डेंसर कौन सा है? अब आप इसमें बताइए बेटा। तो आप ये चीज गौर करेंगे बेटा कि इस बार रेयरर हो गया वाटर, इस बार रेयरर हो गया है वाटर, है कि नहीं? इस बार आपका ऑप्टिकली रेयरर हो गया है वाटर, जबकि ग्लास हो गया है डेंसर। अब आपको मैं क्या चीज फील कराना चाहता हूँ इससे? मैं आपको ये चीज फील कराने की कोशिश कर रहा था बेटा, मैं आपको ये चीज फील कराने की कोशिश कर रहा था कि एक बार देखोगे तो डेंसर में आ रहा है वाटर, एक बार देखोगे तो रेयरर में आ रहा है वाटर। तो एक्चुअल में वाटर क्या है? क्या वो रेयरर है या फिर वो डेंसर है? बता पा रहे? सोचो एक बार, मैंने बोला, देखो गौर से, वाटर जो है एक बार डेंसर भी आ रहा है, वाटर जो है एक बार आपका, वाटर जो है एक बार आपका, आप इस चीज को समझो। देखो यहाँ पे ये जो डेंसर मीडियम है यहाँ पर कौन आ रहा है? वाटर। और यहाँ पर रेयरर मीडियम में कौन आ रहा है? वाटर। अब आप बता पाएंगे कि वाटर एक्चुअल में कैसा है? क्या वो रेयरर है या डेंसर है? तो नहीं बता सकते हैं हम, है ना। एक मीडियम को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि वो रेयरर है या फिर डेंसर है। उसको किसकी जरूरत होती है कंपेयर करने के लिए? रिलेटिव, रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब समझो, रिलेटिव टर्म्स का मतलब यही होता है बेटा कि एक के रिस्पेक्ट से दूसरा कैसा है। वाटर और एयर में कंपेयर कर रहे थे तो वाटर आपका डेंसर था, लेकिन जब ग्लास के साथ उसी को कंपेयर कर दिए तो वाटर बन गया रेयरर। इसका मतलब है आप रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम अकेले नहीं बता सकते हैं, आपको किसी ना किसी की क्या जरूरत पड़ती है?
आपको इन दोनों में से रिलेटिव टर्म की जरूरत पड़ती है। कौन से टर्म की जरूरत पड़ती है बेटा? रिलेटिव टर्म की जरूरत पड़ती है। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे बेटा, क्लियर है? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट का फर्स्ट पॉइंट है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब बाकी की जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह है, अब उसे हम लोग पढ़ेंगे कल। बाकी की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे कल। सर पा रहे मेरी बात बेटा? चलिए आज यहाँ से करते हैं हम लोग अपना, आज हम लोग यहाँ से करते हैं अपना थैंक यू। क्या करते हैं बेटा? थैंक यू। क्या करते हैं बेटा? थैंक्स। थैंक्स। बताइएगा बेटा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो पढ़ा है आपको कैसा लग रहा है। क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? कमेंट करिएगा बेटा, लाइक करिएगा अगर समझ में आ रहा है। कोई डाउट आते हैं है ना, तो कमेंट में आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं बेटा? कमेंट में मुझे बताइएगा कि कमेंट में क्या क्या करना है आपको। कमेंट में आपको बताना है कि मैं कैसा ले रहा हूँ, सेशन मेरा सही है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। एक, आपको उसमें डाउट पूछने हैं। दूसरा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में और एक चीज कर सकते हैं कि सही है गलत है ना। अगर आपके थंब जो है, थंब अप आ रहे हैं, थंब अप आ रहे हैं, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि मेरे ठीक ठाक हूँ, मुझे सही करना चाहिए। अगर थम्स डाउन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करेंगे, और इसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। थैंक यू आप लोगों का कि जो आपने मुझे इतनी देर तक सुना। ठीक, वेरी गुड।